Hello students and welcome back to Molecular Basis of Inheritance part 4. So students, in this part we are going to study about DNA replication and transcription. सो द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ये मैंने लास्ट पार्ट 3 में भी आपको समझाया था कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और कुछ प्रोटीन फैक्टर्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो एंजाइम्स जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हेलिकेजेस, टोपोआइसोमरेजेस, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, डीएनए पॉलीमरेजेस, प्राइमेजेस और डीएनए लाइगेजेस, ये एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में किस तरीके से ये एंजाइम जो है ये बाइंड होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये डीएनए हेलिक्स है, ये वाला जो है दिस इज़ डीएनए हेलिक्स। ये क्या कर रहा है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये इसको ब्रेक कर रहा है, दैट इज़ द एंजाइम हेलिकेज एंजाइम। देन द नेक्स्ट वन हमने देखा था कि डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या कर रहा है, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है, लाइक दिस, ये जो छोटे छोटे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कर रहा है दिस लाइगेज एंजाइम। ठीक है, ये जो लाइगेज एंजाइम है ये इसको जोड़ने का काम कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, इस पूरी की पूरी चेन का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। एंड दिस इज़ द टोपोआइसोमरेजेस एंजाइम। टोपोआइसोमरेजेस एंजाइम क्या कर रहा है, ये जो पूरा का पूरा डीएनए है ये पूरा डिसइंटेंगल डीएनए है जिसमें कि बहुत सारे कॉइल्स और सुपर कॉइल्स प्रेजेंट है, उसको ये खोलने का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा सुपर कॉइल है डीएनए का उसको क्या कर रहा है, ये पूरी तरीके से डिसइंटेंगल कर रहा है, मतलब कि इसको खोल रहा है। ठीक है, ये अनवाइंड कर रहा है, राइट। अब ये अनवाइंड हो गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए हैं, तो वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड बनकर ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ये वापस न बन जाए, तो यहाँ पर इसको स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, ये यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है ये वापस नहीं हो जाए, इसके लिए यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं दैट इज़ SSBs और सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू कलर के सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको वापस से जुड़ने नहीं देता है। ठीक है, नाउ लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म देखेंगे। द टेम्पलेट स्ट्रैंड हमको पता है कि इसकी पोलैरिटी हमेशा होती है 3' 5' एंड। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है, इट इज़ 3' 5' पोलैरिटी एंड इज़ लीडिंग एज द डीएनए रेप्लिकेट्स कंटिन्यूसली। ओके, डीएनए इस वाले स्ट्रैंड पे क्या करेगा, यहाँ पर कंटिन्यूसली एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। और जो दूसरी स्ट्रैंड है द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विथ 5' 3' पोलैरिटी, इसको हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। इस जगह पर क्या होता है, डीएनए इट रेप्लिकेट्स डिसकंटिन्यूसली। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि कंटिन्यूसली जो है डीएनए की स्ट्रैंड किस जगह पर बनेगी, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की 3' 5' पोलैरिटी वाली स्ट्रैंड होगी, और जहाँ पर डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा वो 5' 3' पोलैरिटी वाली होगी। ओके, तो इस वाली स्ट्रैंड को जो कंटिन्यूसली बनती है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो डिसकंटिन्यूसली बनती है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। लैगिंग स्ट्रैंड इसलिए क्योंकि इसमें छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स या टुकड़े होते हैं जिसको कि हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये इसको डिस्कवर ओकाज़ाकी ने किया था, उन्हीं के नाम पे ये फ्रेगमेंट्स का नाम है, दैट इज़ द ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम किसका होता है, ये फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम होता है डीएनए लाइगेज को। तो जब ये डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है जब ये अनबाउंड होता है अप टू अ पॉइंट, एक पॉइंट तक जब ये अनबाउंड होता है मतलब खुलता है, तो ये एक स्ट्रक्चर जो है ये हमको वाई शेप का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है। इस वाई शेप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्म।
New strands grow from the fork, and as replication continues, it appears as if the point of the divergence keep moving. आपको पता है जिस तरीके से हम किसी बैग की चेन को ओपन करते हैं तो वो किस तरीके से एक वाई शेप लेते हुए ओपन होता है। जितना पार्ट नहीं खुला हुआ है वो वाई का नीचे वाला डंडे की तरह दिखाई देता है, और जो पार्ट ओपन हो गया वो वाई की तरह जो है वो दिखाई देता है। इस तरीके से जो है ये नई स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन के लिए फॉर्क जो है वो बनता है। इसी फॉर्क को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। तो जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अनबाउंड होता है एक पॉइंट तक, उसको हम वो एक वाई शेप का स्ट्रक्चर ले लेता है, उसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड्स हैं, दिस इज़ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3-5-। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का 3-5 में हमने बोला कि यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है जो कि कंटिन्यूस बनती है। देखिए यहाँ पर कोई टुकड़ों में डीएनए का या नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये पूरी की पूरी एक साथ बनी है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंटिन्यूस स्ट्रैंड और द लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरी वाली जो स्ट्रैंड है ये हम देखते हैं ये 5-3 डायरेक्शन। देखिए ये वाला 5 हम ले रहे हैं, ये 5 और ये वाला 3 है। ठीक है, यहाँ पर जो है टुकड़े टुकड़ों में डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। ये देखिए रेड एरो, ये छोटे छोटे स्ट्रेचेस या छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं जिसको कि हम कह रहे हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। इनको हम क्या बोल रहे हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये फ्रेगमेंट्स जो हैं टुकड़ों में बन रहे हैं, इसीलिए इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, और इस लैगिंग स्ट्रैंड को जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज। और डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, पूरी की पूरी स्ट्रैंड्स में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करेगा। तो हमने देखा कि जहाँ पर से ये डीएनए, ये देखिए पूरा का पूरा ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। फिर जब इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो ये इस तरीके से खुल जाता है। तो ये जिस पॉइंट तक खुलता है यहाँ तक, तो ये एक वाई शेप का स्ट्रक्चर जो है वो ले लेता है। तो इसी को ही जो है एक रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द लीडिंग स्ट्रैंड एंड दिस इज़ द लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड को ही हम कंटिन्यूस स्ट्रैंड कहते हैं और लैगिंग स्ट्रैंड को हम डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड कहते हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो है उसकी पोलैरिटी होगी 5-3। देखिए 5-3, और जो लीडिंग स्ट्रैंड की जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी होगी 3-5। लैगिंग स्ट्रैंड की जो है पोलैरिटी होगी वो 3- और 5, और लैगिंग स्ट्रैंड की जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी होगी 5-3। ये पोलैरिटी को आप बच्चों बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पोलैरिटी। तो हमेशा याद रखिए इस जगह पर आपका जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है यहाँ से ऐसे कंटिन्यूसली बनाते हुए जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा याद रखिए कि वो जो है 5-3 एंड की तरफ वर्क करता है। तो इसीलिए ये देखिए अगर ये 3 है तो यहाँ पर 5 ही होगा, और ये 5 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 होगा, और इसके जस्ट ऑपोजिट दूसरा वाला एंड जो है ये 5 होगा, और यहाँ पर जो है दूसरा एंड 3 होगा। तो इस ढंग से हमको इसकी पोलैरिटी याद रखनी है। अगर हमको टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी याद है तो ऑटोमेटिकली हम लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की जो है पोलैरिटी को पता लगा सकते हैं। So this is the replication fork and DNA replication. And see DNA replication, यहाँ पर आप वापस से देखिए, the double helix is unwound by the helicase and the topoisomerases। यानी कि हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, और टोपोआइसोमरेजेस जो है ये पूरे के पूरे जो सुपर कॉइल्स हैं इनको रिलीज़ कर रहा है, इनको डिसएंटेंगल कर रहा है, इनको सुलझा रहा है। नेक्स्ट 1 डीएनए पॉलीमरेजेस जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है कंटिन्यूस। देखिए ये पूरी की पूरी ये कंटिन्यूस है। तो एक डीएनए पॉलीमरेज जो है ये प्रोड्यूसेस द लीडिंग स्ट्रैंड, और जो दूसरा डीएनए पॉलीमरेज है
ये बाइंड होता है लैगिंग स्ट्रैंड पे, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए, ये एक डीएनए पॉलीमरेज है, ये एक डीएनए पॉलीमरेज है। यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो दूसरा डीएनए पॉलीमरेज जो लैगिंग स्ट्रैंड, ये वाली जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड है, इस लैगिंग स्ट्रैंड पे जो जुड़ रहा है, यहाँ पर ये एंजाइम क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको कि हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कह रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे से टुकड़े का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको कि हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कह रहे हैं, ओके। तो ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं ये किस तरीके से जुड़ते हैं, दे जॉइन विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ये देखिए, ये पूरी की पूरी लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ है 5'3' डायरेक्शन में, टेम्पलेट स्ट्रैंड इसकी 3'5' वाली है, और यहाँ पर लैगिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है, वो होगी हमेशा, इसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगी वो 5'3' होगी, और लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होगी वो 3' to 5' होती है। देखिए रेप्लिकेशन फॉर्क, और यहाँ पर ये लैगिंग स्ट्रैंड के ये स्ट्रेचेस हैं, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स लाइक दिस, और ये ग्रो करता जाता है, आगे ये ओपन होता जाता है। सो दिस वाज ऑल विथ द डीएनए रेप्लिकेशन। सो द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू चेन, ये याद रखिए, द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू चेन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द 5'3' डायरेक्शन। ये देखिए, ये 5' से 3' डायरेक्शन में यहाँ पर बना, और फिर यहाँ पर से ये इस तरीके से डायरेक्शन देखिए, एरो का डायरेक्शन इस तरीके से 5'3', फिर यहाँ पर 5' से 3', इस तरीके से जो है हमेशा नई चेन जो है 5'3' डायरेक्शन में ही बनेगी, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा 5'3' एंड पे ही वर्क करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू चेन इट इज़ कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ये याद रखिएगा। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये रेप्लिकेशन का काम करता है। नाउ नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट विद आवर ट्रांसक्रिप्शन। सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? Transcription, it is the process of the formation of RNA from the DNA। DNA से RNA का फॉर्मेशन। देखिए हमने देख लिया कि हमने DNA की कॉपीज़ बना ली, तो DNA जो अपनी कॉपीज़ को डुप्लीकेट करता है दैट इज़ कॉल्ड एज रेप्लिकेशन, और जब DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये तो एक सिंपल सी प्रोसेस हो गई कि हम डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस ऐसी भी होती है जिसमें कि क्या होता है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये एक रिवर्स प्रोसेस हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये जो है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय टैमिन एंड डी बाल्टीमोर। दो साइंटिस्ट हैं, एच टैमिन एंड डी बाल्टीमोर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिस्कवर किया कि कुछ वायरसेस हैं जिसको कि हम रेट्रोवायरसेस कहते हैं, इनमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए होता है, ठीक है। इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, और ये जो है आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कर सकते हैं, यानी कि आरएनए टेम्पलेट से डीएनए का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या डिस्कवरर के नाम पर इस प्रोसेस को टैमिनिज़म भी कहा जाता है, ठीक है। तो रेट्रोवायरसेस में ये प्रोसेस उल्टी होती है, इसीलिए इसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो नाउ लेट अस स्टडी ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में आपको थोड़ा सा पहले मैं ये बता दूं, अब देखिए हम ये देखते हैं कि वाई ओनली वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड एंड नॉट बोथ।
कि जो ये डीएनए का सेगमेंट होता है, ये समझिए कि जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड होती हैं, इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो होती है, इसी से ही एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। दोनों स्ट्रैंड से एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है, तो there are two main reasons for this, that why only one strand of DNA is transcribed and not both. ठीक है, क्योंकि अगर दोनों ही स्ट्रैंड अगर कॉपी होती है तो दे कोड फॉर टू डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स। ये याद रखिए, डीएनए से हम आरएनए का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अगर दोनों ही स्ट्रैंड कॉपी हो जाती है तो दो अलग तरह के आरएनए का फॉर्मेशन होगा और दोनों ही जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड को कोड करेंगे। पॉलीपेप्टाइड को कोड करेंगे मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़कर ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब अगर दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए की से आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो दोनों ही आरएनए जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेंगे और दोनों ही जो प्रोटीन्स बनेंगे उनका नेचर अलग अलग होगा। दैट इज़ एक सेगमेंट जो है वो डीएनए का एक दूसरे पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा तो दूसरा जो है वो दूसरे पॉलीपेप्टाइड को कोड करेगा, जिससे कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। एंड सो द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस, और जो दोनों आरएनए मॉलिक्यूल बनेंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे और डबल हेलिक्स आरएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रोसेस क्या होगी? फ्यूटाइल हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। दैट इज़ वाई इफ़ बोथ द स्ट्रैंड्स दे एक्ट एज अ टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, दे वुड कोड फॉर द आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। एंड इफ दे, और फिर जब ये डिफरेंट सीक्वेंसेस के आरएनए बनेंगे तो दे विल कोड फॉर प्रोटीन्स, and the sequence of the proteins in the amino acids in these proteins would be different. And another reason, if both the RNA molecules produced, ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और ये क्या करेंगे? डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा? वो आरएनए ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाएगा। आरएनए ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा मतलब आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आरएनए से दूसरा आरएनए जो है वो क्या होगा? एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होगा, क्योंकि वो एक ही डीएनए के मॉलिक्यूल से बना है, एक ही डीएनए की दोनों स्ट्रैंड से बना है, तो वो आरएनए क्या होगा? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या हो जाएगी? फ्यूटाइल हो जाएगी, वेस्टफुल हो जाएगी। सो लेट अस स्टार्ट विद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो सबसे पहले हम वापस से ये देखें कि ट्रांसक्रिप्शन एग्जैक्टली क्या है। सो द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए ओवर डीएनए टेम्पलेट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए को टेम्पलेट की तरह यूज़ करके, ये देखिए ये डीएनए है, इसको टेम्पलेट की तरह यूज़ करके आरएनए का फॉर्मेशन करना, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और आउट ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ये अगर डीएनए की टू स्ट्रैंड्स हैं, ओनली वन स्ट्रैंड इट पार्टिसिपेट्स इन ट्रांसक्रिप्शन। सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। एंड इट इज़ कॉल्ड एज द एंटीसेंस स्ट्रैंड और द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। इस स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी स्ट्रैंड जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। नाउ ये जो होता है, द सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कंटेन्स द सिग्नल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड, इट इज़ नोन एज अ सिस्ट्रॉन। एक सिस्ट्रॉन, कई बार पूछते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सिस्ट्रॉन। तो डीएनए का वो पार्ट, ठीक है, समझिए कि डीएनए है ये, तो डीएनए का इतना पार्ट अगर कोई पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करने के लिए सिग्नल है इसके पास, यानी कि कोई प्रोटीन को, कोई एक प्रोटीन को बनाने के लिए जो इसमें सिग्नल होते हैं, तो डीएनए के उस सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। सो द सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच कंटेन्स द सिग्नल फॉर द सिंथेसिस ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड, इट इज़ नोन एज सिस्ट्रॉन, ओके। अब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें तो व्हाट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? तो अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन अ डीएनए, इट इज़ डिफाइंड प्राइमरीली बाय द 3 regions of the
डीएनए। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है कि 3 रीजन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द डीएनए। एक कहलाता है अ प्रमोटर, सेकेंड इज़ द स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड इज़ द टर्मिनेटर। तो व्हाट इज़ देयर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन्स होंगे, अ प्रमोटर रीजन, अ स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर रीजन, या टर्मिनेटर जीन भी हो सकता है, प्रमोटर जीन भी ये कहलाते हैं। तो इस तरीके से एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 रीजन्स होते हैं। Now let us see in the diagram also. A promoter कौन सा पार्ट है? This is the promoter. The promoter and the terminator they flank the structural gene in a transcription unit. ये देखिए पूरी की पूरी एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ठीक है। दिस इज अ होल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में देखिए दिस इज द प्रमोटर, दिस इज द टर्मिनेटर, और बीच वाला जो है इट इज़ द स्ट्रक्चरल जीन। ये देखिए ये डीएनए का डबल स्टैंड है, 3' 5' 5' 3'। इस तरीके से ये इट इज़ द होल डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ही है ये। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक सिस्ट्रॉन या हम उतने पार्ट की बात कर रहे हैं जो कि एक पॉलीपेप्टाइड के सिग्नल को लेकर चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर ये क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल जीन को फ्लैंक करते हैं, ठीक है। ये प्रमोटर और टर्मिनेटर दे फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक। द नेक्स्ट पार्ट इज द प्रमोटर जो है इट इज़ सेड टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स द 5' एंड, या अपस्ट्रीम और इन द फ्रंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो कहाँ हो गया प्रमोटर हमारा? प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स द 5' एंड, या इसको हम कहेंगे इन फ्रंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन और अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन है, इसके फ्रंट में यानी कि आगे या ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, ठीक है। और टर्मिनेटर कहाँ है? कि स्ट्रक्चरल जीन के ये डाउनस्ट्रीम या बैक साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द टर्मिनेटर एंड दिस इज़ द प्रमोटर, बीच में स्ट्रक्चरल हो गया, ओके। फिर अब यहाँ पर क्या है कि द रेफरेंस इज़ मेड विद द रिस्पेक्ट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्टैंड। जो हम बात कर रहे हैं कि प्रमोटर जो है वो 5' एंड की तरफ है, तो 5' एंड किसका? 5' एंड इज़ कोडिंग स्टैंड का, ठीक है। तो कोडिंग स्टैंड का क्या काम है कि ये जो है रेफरेंस पॉइंट बताता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि टर्मिनेटर जो है वो 3' एंड पे है, तो 3' एंड किसके? कोडिंग स्टैंड के। अगर मैं कह रही हूँ कि प्रमोटर जो है वो 5' एंड पे है, तो किसके 5' एंड पे? कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पे, ठीक है। तो रेफरेंस इज़ मेड विथ रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्टैंड। और यही जो है इट इज़ द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स द बाइंडिंग। अब प्रमोटर क्या है? प्रमोटर जो है वो डीएनए का सीक्वेंस है। प्रमोटर कोई अपने आप में कोई एक चीज़ आके वहाँ जुड़ नहीं गई है, वो डीएनए का ही सीक्वेंस है, ठीक है। तो वो डीएनए की वही नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस है जहाँ पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है यहाँ पर जुड़ेगा। इसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन होगा डीएनए की मदद से। दैट इज़ वाई वी कॉल, लोकली इसको हम बोलेंगे तो नॉर्मली हम इसको आरएनए पॉलीमरेज ही बोल सकते हैं। तो यहाँ प्रमोटर आ गया आपको समझ में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चरल जीन के बारे में, ओके। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या है? स्ट्रक्चरल जीन से पहले हम टर्मिनेटर भी देख लेते हैं। टर्मिनेटर क्या है? इसके लास्ट साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चरल जीन के जिसको कि हम कहेंगे डाउनस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है, ओके। Now let us see the structural genes. The two strands of the structural genes of the transcription unit, they are defined in the conventional method. जो नॉर्मल एंटीपोलैरिटी जो आपके डीएनए की होती है, एक जो है स्ट्रैंड 3' 5' की तरफ और दूसरी जो है उसकी अपोजिट पोलैरिटी की होती है, उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, क्योंकि वही जो है किसी न किसी पॉलीपेप्टाइड को एग्जैक्टली कोड करता है। और जो मेन एंजाइम जो है ट्रांसक्रिप्शन के लिए दैट इज़ यूज्ड वो है हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज।
ये जो है हमेशा याद रखिए, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये हमेशा पॉलीमराइजेशन जो न्यूक्लियोटाइड्स का करता है वो हमेशा 5' 3' डायरेक्शन में ही करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। हैंस द स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विथ 3' 5' पोलैरिटी, जो दूसरी वाली है वो क्या करेगी, इट विल फंक्शन एज द टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस of the complementary strand of the RNA. So this strand it is termed as the template strand or the sense strand. ठीक है, ये आगे समझ में आपको कि जिस जगह पर वो एंजाइम जो है आपका, कौन सा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है जिस जगह पर लगा है वो हमेशा 5' 3' डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो वो उसकी जो अपोजिट वाली स्ट्रैंड होगी वो कौन सी होगी, उसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। यही स्ट्रैंड जो है इसकी ही कॉम्प्लीमेंट्री जो है नए आरएनए का सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर, तो ये नीचे वाली जो हो गई, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ गया, तो जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो 5' 3' डायरेक्शन में बनेगी और किसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, इस 3' 5' वाली पोलैरिटी के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी। यानी कि जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसी के कॉम्प्लीमेंट्री, हमेशा याद रखिए जो नया आरएनए बनेगा वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, वो हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड के ही कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। मतलब कि वो स्ट्रैंड डीएनए की जो कि 3' 5' डायरेक्शन वाली है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा 5' 3' डायरेक्शन वाला। ठीक है, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट विच यू हैव टू टेक। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से नया आरएनए बन रहा है, इसीलिए हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या कह रहे हैं, सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। और जो दूसरी स्ट्रैंड है जिसको कि मैंने बोला 5' 3' पोलैरिटी वाली है, जिसको कि हम कोडिंग स्ट्रैंड कह रहे हैं या इसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड भी कह रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन में कोई हेल्प नहीं कर रहा है। ये ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ रेफरेंस पॉइंट बता रहा है कि 5' एंड पे आकर प्रमोटर जुड़ा है और 3' एंड पर आकर आपका टर्मिनेटर जुड़ा है। ओनली इसके काम ये है इसका, लेकिन इससे कॉम्प्लीमेंट्री जो है नए आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होता है। नए आरएनए का फॉर्मेशन हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड के ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो कि 3' 5' पोलैरिटी का होता है। तो 3' 5' वाली जो पोलैरिटी है उससे जो दूसरी स्ट्रैंड बनेगी वो नई वाली, वो ही जो है वो आरएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करती है, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। रिमेंबर दिस। अब देखिए इसके एग्जाम्पल से आपको और समझ में आ जाएगा कि एज एन एग्जाम्पल, इफ़ द फॉलोइंग इज़ द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अगर मैंने बोला स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो क्या है, यहाँ पर प्रमोटर अलग जगह पर है, टर्मिनेटर अलग जगह पर, यहाँ हम सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, और ये डीएनए के स्ट्रैंड की कौन सी है, ये एक 3' 5' पोलैरिटी है, मतलब कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। और जो 5' पोलैरिटी है मतलब कि ये कोडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, ये देखिए कि एज एन एग्जाम्पल, इफ़ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, what would be the sequence of the bases on the RNA transcribed by it। इस DNA से जो है RNA बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी और उसमें जो RNA बनेगा उसमें नाइट्रोजन बेसेस की सीक्वेंस क्या होगी। तो अब ये देखिए, इसके लिए हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि द स्ट्रैंड विद द 3' 5' पोलैरिटी इट इज़ द टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरी वाली इट इज़ द कोडिंग स्ट्रैंड। हैंस जो आरएनए बनेगा वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। फिर ये चीज़ वापस याद रखिए, जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा और ये जो बन रहा है नया, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आरएनए। तो आरएनए में क्या है, आपका थायमिन नहीं होगा। ठीक है, आरएनए में क्या होगा, टी की जगह पर यू होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए हमको बनानी है नई स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री किसके, टेम्पलेट स्ट्रैंड के। तो यहाँ पर ए है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यू होता है। ठीक है, वैसे अगर डीएनए होता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री टी होता है, लेकिन हमको आरएनए बनाना है तो ए के कॉम्प्लीमेंट्री हम यू आएगा, टी के कॉम्प्लीमेंट्री ए आएगा, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी आएगा, सी के कॉम्प्लीमेंट्री जी आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट्री वापस यूरेसिल आएगा, क्योंकि थायमिन नहीं होता है आरएनए में। तो हमेशा आपको जो नई अगर आरएनए बनाने को बोलेंगे तो गलती मत करिएगा, एक जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड में उसके साथ टी मत लगाइएगा, उसके साथ यू
आप लगाएंगे, ठीक है। बाकी आपकी पूरी की पूरी जो है चेन कोडिंग स्ट्रैंड की ही तरह ही बनेगी। तो जो नया जो आरएनए बनेगा वो कोडिंग स्ट्रैंड की ही तरह होगा, लेकिन वहाँ थाइमिन की जगह पर क्या आ जाएगा, यूरैसिल आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने। अब देखिए लास्ट वाला जो था, दैट इज़ द टर्मिनेटर जीन। It is a particular sequence of the nucleotides on the DNA that defines the end of the transcription। अब ये क्या बताएगा कि अब ट्रांसक्रिप्शन का एंड हो जाना है। पूरी की पूरी आरएनए जब बन के एक पॉलीपेप्टाइड के लिए जब आरएनए कोड करते हुए बन जाएगा तो प्रोसेस को स्टॉप होना है। तो स्टॉप होने के लिए क्या है, एक ऐसे जीन्स का सीक्वेंस होगा जो कि प्रोसेस को स्टॉप करेगा। तो ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको हम कहते हैं टर्मिनेटर जीन। और ये टर्मिनेटर जीन कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके 3' एंड पर डाउनस्ट्रीम या बिहाइंड द स्ट्रक्चरल जीन दे आर प्रेजेंट। और इसके साथ साथ अब हमने देख लिया प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल है, फिर टर्मिनेटर है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो हैं वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों जगह पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ये हमने ट्रांसक्रिप्शन के कौन कौन से पार्ट्स हैं या कौन से रीजन होते हैं डीएनए में जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम देखेंगे अलग से ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में और ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स में। अब इन बैक्टीरिया या इन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि 3 टाइप के आरएनए इसमें प्रेजेंट होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफ़र आरएनए या इसको हम टीआरएनए भी बोलते हैं, तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। और ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनएस दे आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल। क्या समझ में आया आपको कि 3 तरह के आरएनए प्रेजेंट होते हैं किसमें, बैक्टीरिया में। और ये तीनों ही तरह के आरएनए जो हैं ये प्रोटीन के बनाने में हेल्प करते हैं। और जो प्रोटीन बनता है उसके लिए टेम्पलेट कौन प्रोवाइड करता है, मैसेंजर आरएनए। तो 3 तरह के आरएनए बन रहे हैं, लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा वो कौन करेगा, उसको करेगा मैसेंजर आरएनए। मतलब मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडिंग होगी वही कोड के हिसाब से जो है नया प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और टीआरएनए क्या करता है, टीआरएनए इट ब्रिंग्स द अमीनो एसिड्स। मतलब कौन कौन से अमीनो एसिड्स एक प्रोटीन बनाने में लगेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझिए कि मॉलिक्यूलर प्रोसेस कैसे चल रही है। डीएनए से क्या आया, आपका मैसेंजर आरएनए बन के आया। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन थी कि हमारे बॉडी में कौन से प्रोटीन का फॉर्मेशन होना है, कौन से एंजाइम का फॉर्मेशन होना है, कौन से हार्मोन का फॉर्मेशन होना है। ये सब क्या होते हैं, ये सारे के सारे प्रोटीन्स ही होते हैं। तो ये प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए अमीनो एसिड्स लगेंगे। तो कौन से अमीनो एसिड्स लगेंगे, ये सब जो है ये सब फीडेड है किस पे, मैसेंजर आरएनए पे। तो इसीलिए मैसेंजर आरएनए क्या करेगा, टेम्पलेट प्रोवाइड करेगा कि कौन कौन से अमीनो एसिड चाहिए। अब ये अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म से कलेक्ट करके कौन लेकर आएगा, ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल करेगा ट्रांसलेशन की प्रोसेस में। आगे हम ट्रांसलेशन की प्रोसेस देखेंगे। ट्रांसलेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो जो प्रोटीन बनेगा उस प्रोटीन के बनने के लिए जो कैटालिटिक की या कैटलिस्ट की जो ज़रूरत पड़ती है उसमें कौन हेल्प करता है, राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम में आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो तीनों ही आरएनए का आपको काम समझ में आ गया। मैसेंजर आरएनए जो है वो टेम्पलेट को प्रोवाइड करता है। टीआरएनए जो है जो टेम्पलेट में मैसेजेस हैं मैसेंजर आरएनए के पास, उसके अमीनो एसिड्स को लाने का काम करता है। और राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसके स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में और
में एक कैटालिटिक रोल जो है ये प्रोवाइड करता है। कौन? राइबोसोमल आरएनए। अब हम देखेंगे कौन कौन से आरएनए, जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो किस तरीके का होता है इन द प्रोकैरियोट्स। हमने देखा पहले कि प्रोकैरियोट्स में कौन से तीनों तरह के आरएनएस का फॉर्मेशन होता है, और तीनों ही तरह के आरएनएस जो हैं क्या फंक्शन करते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज ई कोलाई में या बैक्टीरिया में कौन कौन से होते हैं? तो यूकैरियोट्स में तो बहुत सारे तरह के पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, 1 2 3, लेकिन यहाँ पर जो है देयर इज़ अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखिए डीएनए से जो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज है वो एक ही टाइप का होता है, जो तीनों ही तरह के आरएनए, जो कि मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए जो है, तीनों ही तरह के आरएनए का फॉर्मेशन बैक्टीरिया में होता है बाय ओनली सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या है? ये एंजाइम है जो कि डीएनए टेम्पलेट से आरएनए का फॉर्मेशन में पॉलीमराइजेशन करता है। अब जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ई कोलाई का, ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और इसमें 5 अलग अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ठीक है। अब एंजाइम है, एंजाइम आपको मालूम है एंजाइम इज़ अ प्रोटीन। अगर प्रोटीन है तो वो प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड जब पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, उससे प्रोटीन बनता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जिसमें कि 5 अलग अलग तरह के पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। एक ही एंजाइम है और इसमें 5 अलग अलग पेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट है। कौन सी? एक है अल्फ़ा, एक है बीटा, बीटा डैश, सिग्मा एंड ओमेगा। ये अलग अलग सब यूनिट्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम। इसको हम कॉम्प्लेक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें 5 अलग अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स या सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं। इन सब यूनिट्स के नाम क्या है? अल्फ़ा, बीटा, बीटा डैश, सिग्मा एंड ओमेगा। अब जो सब यूनिट सिग्मा होती है, इट प्रोवाइड्स द स्पेसिफिसिटी ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन एट द प्रमोटर साइट। प्रमोटर साइट पे जहाँ पर कि आके ये पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है उसके साथ ये सिग्मा फैक्टर भी जुड़ जाता है और क्या करता है? इनिशिएशन फैक्टर की तरह वर्क करता है, प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो जब तक ये प्रमोटर साइट में पॉलीमरेज के साथ नहीं जुड़ता है ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन नहीं होता है। सो द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम प्रोटीन परमिट्स द कैटालिसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इस पॉलीमरेज एंजाइम का, इसके कारण क्या होता है? तीनों ही तरह के आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये एग्ज़ाम में 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछते हैं, स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। अलग अलग तो प्रोकैरियोट्स का जैसे ज़्यादा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में अगर जनरली भी हम देखते हैं यूकैरियोट्स से प्रोकैरियोट्स दोनों में ही 3 कॉमन स्टेप्स होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड एज इनिशिएशन, यानी कि प्रोसेस को स्टार्ट होना या ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होना। तो द इनिशिएशन में क्या हो गया? द आरएनए पॉलीमरेज, कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इट बाइंड्स टू द प्रमोटर साइट ऑन द डीएनए। देखिए ये डीएनए है, ये येलो कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है ये इसकी प्रमोटर वाला साइट है और किसका? डीएनए का। तो यहाँ पर क्या है? प्रमोटर साइट पर आके ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसके साथ में सिग्मा फैक्टर भी जुड़ जाता है और इसकी हेल्प से क्या होता है? ये इस प्रमोटर साइट पर आकर बाइंड हो जाता है। ठीक है। सो द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर साइट ऑन द डीएनए विद द हेल्प ऑफ द सिग्मा फैक्टर्स एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। और क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी।
और डीएनए क्या होगा, अनजिप होगा। अब ये खुलेगा डीएनए। नेक्स्ट प्रोसेस में हम देखेंगे, जैसे इनिशिएशन होगा डीएनए जो है वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, अनजिप हो जाएगा। बट ओनली द 3-5' पोलैरिटी, सिर्फ जो ये 3-5' पोलैरिटी वाली जो स्ट्रैंड है यही क्या करेगी, इसी के ही जो है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसी के ही कॉम्प्लीमेंट्री जो है नए आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। इनिशिएशन में क्या हो गया कि इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो आकर डीएनए के प्रमोटर साइट पे कुछ जो फैक्टर्स हैं, इनिशिएशन फैक्टर्स जैसे कि हम सिग्मा फैक्टर्स कह रहे हैं, उसके साथ आकर वो बाइंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट होता है। और जैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है डीएनए जो है वो अनजिप होता है, खुल जाता है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओपन हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ दोनों स्ट्रैंड्स यहाँ पर काम नहीं करती हैं, सिर्फ 3-5' पोलैरिटी वाली जो स्ट्रैंड है वही टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करती है। और नए आरएनए का जो फॉर्मेशन होगा वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वो 3-5' के ही कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ओके, सो दिस वाज द स्टेप विच इज़ कॉल्ड एज इनिशिएशन। नेक्स्ट वी विल सी द इलोंगेशन। देखिए यहाँ पर ये अनजिप हो गया है, यहाँ पर से इट इज़ अनजिप्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड हो गया है प्रमोटर साइट पे इन द 5'3' डायरेक्शन, द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर यूज्ड बोथ एज द सबस्ट्रेट एज वेल एज द एनर्जी सोर्स। देखिए ये लाइन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का डुअल फंक्शन क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो हैं ये एक तौर पे तो ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं, पॉलीमरेज एंजाइम इनके न्यूक्लियोटाइड्स की तरह इनको यूज़ करेगा, और दूसरा जो है ये एनर्जी सोर्स की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। तो दिस इज़ द डुअल फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जैसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है तो एटीपी एनर्जी की तरह भी यूज़ हो सकता है, और जो एडिनाइन है वो नाइट्रोजन बेस की तरह यूज़ होता है। तो इस तरीके से जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं दे आर यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट एज वेल एज द एनर्जी सोर्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये अनजिप हो गया और ये नए आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है किसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये इस 3-5' वाली जो स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये नई स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, और यहाँ पर से हम देखते हैं कि अब ये सिग्मा फैक्टर जो है ये अलग हो जाता है और प्रोसेस अपनी आगे बढ़ती है। ठीक है, ये इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी, तब तक बढ़ेगी जब तक कि टर्मिनेटर जीन नहीं आ जाता है ना। जैसे ही वो आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस पे पहुंचा, ठीक है, समझिए कि यहाँ पर आपके टर्मिनेटर सीक्वेंस आ गई, तो क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और यहाँ पर टर्मिनेशन के लिए एक और फैक्टर आके आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ जाता है। दिस फैक्टर इट इज़ कॉल्ड एज द रो फैक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, रो फैक्टर। तो रो फैक्टर को हम टर्मिनेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड हो जाता है और उसको उस ट्रांसक्रिप्शन साइट से अलग कर देता है, और यहाँ पर क्या होगा, नेसेंट या एक नया बना हुआ आरएनए जो है वो सेपरेट हो जाता है और पॉलीमरेज एंजाइम भी सेपरेट हो जाता है और ये चेन वापस से अनवाइंड हो जाएगी इस तरीके से। देखिए यहाँ से ये प्रोसेस चल रही थी, खुल रहा था, लेकिन जैसे जैसे आरएनए बनता चला गया ये यहाँ पर अपना वापस बंद होता चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से वापस से डीएनए अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे आ जाता है और नए आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज़ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। और टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी यूज़ हुई यहाँ पर, 3-5। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी की पूरी प्रोसेस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ गया 5'3' एंड पे, और फिर डबल हेलिक्स जो है वो अनबाउंड हो गया, खुल गया। रो फैक्टर फिर इनिशिएशन फैक्टर होने के कारण प्रोसेस को स्टार्ट करके अलग हो गया और ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जाती है, तब तक कंटिन्यू होती है जब तक कि टर्मिनेशन नहीं आ जाता। जैसे टर्मिनेटर जीन्स आते हैं
और तब क्या होगा कि पॉलीमरेज एंजाइम के साथ एक रो फैक्टर या टर्मिनेटर फैक्टर जुड़ जाता है और जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है और नया बना हुआ आरएनए जो है सेपरेट हो जाता है। ठीक है, सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द बैक्टीरिया। Now let us see the transcription in the eukaryotes. So RNA polymerases and the formation of the primary RNA ट्रांसक्रिप्ट्स। अब यहाँ पर कौन कौन से RNA पॉलीमरेजेस एंजाइम लगेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे 3, वहाँ पर क्या था एक ही RNA पॉलीमरेज एंजाइम था, किसमें, प्रोकैरियोट्स में। रिमेंबर दिस, प्रोकैरियोट्स में एक ही RNA पॉलीमरेज एंजाइम था विच वाज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर क्या है इन द यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन जो है इसके लिए न्यूक्लियस प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, साइटोप्लाज्म में ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है द न्यूक्लियोइड जो स्ट्रक्चर जिसको हम कह रहे थे उस जगह पर। तो यहाँ पर लेकिन क्या है इन द यूकैरियोट्स 3 डिफरेंट RNA polymerases, each of which catalyzes the formation of a specific type of RNA। यहाँ पर क्या है 3 तरह के RNA polymerases एंजाइम्स होते हैं जो कि अलग अलग तरह के RNA का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे RNA polymerase 1 पॉल 1 उसको हम कहते हैं, RNA polymerase 2 जिसको कि हम पॉल 2 कहते हैं, RNA polymerase 3 इसको हम पॉल 3 भी कहते हैं। ये तीनों ही जो हैं अलग अलग तरह के RNAs का फॉर्मेशन करती हैं। तो सबसे पहले जो है RNA polymerase 1, इट कैटेलाइजेज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल RNAs। और ये हो कहाँ रहा है, सब न्यूक्लियस के अंदर ही हो रहा है। तो RNA polymerase 1 जो है कौन सा RNA बनाने में कैटेलिस्ट की तरह वर्क करेगा, राइबोसोमल RNA polymerase 2 जो है ये बनाएगा प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA, मतलब कि ये एक मैच्योर RNA नहीं बनाएगा, ये एक हेट्रोजीनस RNA या प्री मैच्योर RNA बनाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर hnRNA जो है वो मैच्योर होगा, उसकी प्रोसेस अलग है। तो RNA polymerase 2 क्या कर रहा है, ये hnRNA या हेट्रोजीनस RNA या मैसेंजर RNA का प्रीकर्सर या प्री मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन करता है। देखिए ये मेन इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी हमको आगे और स्टडी करना है। थर्ड वाला जो RNA polymerase 3 या पॉल 3 है, ये क्या कर रहा है, ये tRNA बना रहा है और कुछ स्मॉल न्यूक्लियर RNAs का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों ही पॉलीमरेज एंजाइम स्पेसिफिक टाइप के RNAs का फॉर्मेशन करती है। अगेन सी RNA पॉलीमरेज एंजाइम 1 जो है इट ट्रांसक्राइब्स द और कैटलिस्ट की तरह ये राइबोसोमल RNA बनाने में हेल्प करता है। RNA polymerase 2 इट ट्रांसक्राइब्स द प्रीकर्सर ऑफ द मैसेंजर RNA और द हेट्रोजेनस RNA एंड RNA polymerase 3 एंजाइम जो है इट ट्रांसक्राइब्स द tRNA एंड द स्मॉल न्यूक्लियर RNAs। All the different types of RNA polymerases function in the same manner as in the E. coli इन्वॉल्विंग द 3 स्टेप्स। जितने भी पूरे के पूरे जो तीनों हैं पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये तीनों क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करते हैं जिस तरीके से एस्चेरिशिया कोलाई या प्रोकैरियोट्स में पॉलीमरेजेस एंजाइम वर्क करते हैं, यानी कि वही तीनों स्टेप्स, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। लेकिन द प्राइमरी RNA ट्रांसक्रिप्शन, इसमें जो प्राइमरी RNA बनता है उसको क्या है कि कुछ एडिशनल प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तभी जाके फंक्शनल RNA का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि हेट्रोजेनस RNA है, इसको क्या है कि कुछ एडिशनल प्रोसेसेस से होकर फंक्शनल RNA के फॉर्म में आना पड़ता है। अब देखिए एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये चीज़ को फिर से देखिए, स्प्लिट जीन, यूकैरियोटिक जीन जो है इसको हम स्प्लिट जीन की तरह भी बोल सकते हैं। क्यों इसको स्प्लिट जीन की तरह बोलेंगे, बिकॉज द जीन हैज़ द स्ट्रेचेस ऑफ द, क्योंकि ये अगर समझिए कि जो ये एक बना है प्रोकैरियोटिक जीन या यूकैरियोटिक जीन, सॉरी प्रोकैरियोटिक नहीं यूकैरियोटिक जीन, इसको स्प्लिट जीन कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स के कोड्स भी हैं
विच डू नॉट कोड्स, कुछ ऐसे बेसिस के कोड्स भी हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। यानी कि जो कोड कर रहे हैं उनके बीच बीच में ऐसे नाइट्रोजन बेसिस भी हैं जो कि किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं। तो क्या है इसमें समझ में, द यूकैरियोटिक जीन इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ स्प्लिट जीन because the gene has the stretches of the bases which code for amino acids interspersed with the stretches of the bases which do not code for any amino acid। मतलब वो जो पूरी की पूरी सीक्वेंस है इसमें कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहे हैं, और कुछ ऐसे सीक्वेंसेस हैं जो अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम स्प्लिट जीन नाम दिया है। In other words, the information on the eukaryote gene of a polypeptide it is not continuous but split। मतलब कि कोई पॉलीपेप्टाइड या कोई प्रोटीन बनने के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी एक सीक्वेंस में कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन क्या है ये एक डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है या स्प्लिट फॉर्म में है। ठीक है, तो दिस डिस्कवरी इट वाज मेड बाय रिचर्ड्स, रॉबर्ट्स एंड फिलिप शार्प। इनने ये बताया था कि जो यूकैरियोटिक जीन है वो क्या है, जो इट इज़ अ स्प्लिट जीन बट नॉट अ कंटिन्यूस वन। सिंस द यूकैरियोटिक जीन्स दे आर द स्प्लिट जीन्स, अब चूँकि ये स्प्लिट जीन्स होते हैं इसमें जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं इनको कुछ प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो जो ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, जो स्प्लिट जीन्स होते हैं जिसमें कि कंटिन्यूस फॉर्म में पूरा के पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर ये देखिए, यू कैन सी ओवर हियर, ये देखिए इसको हम कह रहे हैं स्प्लिट जीन। ये जो mRNA बन रहा है दिस इज़ अ स्प्लिट जीन। इसमें आप देखिए ये कुछ ऐसे जो हैं ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जिसको कि रिमूव होना है। ठीक है, रिमूव होने करने की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो ये देखिए दो नाम दिए गए, वन इज़ द इंट्रॉन एंड वन इज़ एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है, इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। तो क्या करना है कि इस इंट्रॉन्स को रिमूव करना है। देखिए इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ये स्प्लाइसिंग हो रही है यहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड एज अ स्प्लाइसिंग। इससे क्या हो जाएगा, ये इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा और ये पूरा का पूरा जीन जो है एक कंटिन्यूस फॉर्म में आ जाएगा। तो जो ये पहले स्प्लिट जीन था अब ये कंटिन्यूस फॉर्म में आ गया। तो ये था प्री फॉर्म इसका और ये हो गया इसका मैच्योर फॉर्म। ठीक है, इसी को ही हम समझाते हैं वापस से। सो द कोडिंग सीक्वेंसेस जो होते हैं जो कि कोड कर रहे हैं किसी अमीनो एसिड्स को, दे आर कॉल्ड एज द एक्सॉन्स, वाइल द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो हैं दे आर कॉल्ड एज द इंट्रॉन्स। तो स्प्लाइसिंग के दौरान क्या हो रहा है, अब देखिए जो चीज़ इन है, इन नाम से जो कि अंदर होनी चाहिए उसको क्या करना है, हमको उसको रिमूव करना है। तो ड्यूरिंग स्प्लाइसिंग द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड द एक्सॉन्स जिसको कि एग्जिट होना है उनको हमको क्या करना है, उनको अंदर रखना है, उनको ज्वाइन करना है। सो द इंट्रॉन्स दे आर रिमूव्ड एंड द एक्सॉन्स दे आर जॉइंड इन अ पर्टिकुलर फैशन। दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग। अब देखिए स्प्लाइसिंग के दौरान स्प्लाइसियोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, स्मॉल राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स जिसको कि हम कहते हैं स्नर्प्स। ठीक है, SNRPs, स्मॉल राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स जिसको कि हम स्नर्प्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें क्या है कि ये जो छोटे छोटे से राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं, ये 5' एंड पे जाकर बाइंड होते हैं। ठीक है, और वहाँ पर स्प्लाइस साइट का फॉर्मेशन करते हैं। और एक और जो है यही स्मॉल राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन्स ये जाके 3' एंड पे जाकर जॉइन होते हैं। जिस जगह पर भी हमको स्प्लाइसिंग करनी है उसके एक जो है 5' एंड पे और एक जाके 3' एंड पे जुड़ जाता है, जिससे भी क्या होगा कि स्प्लाइसियोसोम का ये फॉर्मेशन करेंगे। कैसे, विद द हेल्प ऑफ सम अदर प्रोटीन फैक्टर्स।
कुछ और प्रोटीन फैक्टर्स के साथ ये क्या करेंगे, स्प्लाइसियोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो कौन कर रहा है, स्मॉल राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन्स अलोंग विथ सम मोर प्रोटीन फैक्टर्स दे बाइंड टू द 5' एंड द 3' एंड ऑफ द स्प्लाइस साइट एंड फॉर्म्स द स्प्लाइसियोसोम्स। अब ये स्प्लाइसियोसोम्स जो हैं ये एनर्जी का यूज़ करेंगे, क्योंकि बिना एनर्जी का यूज़ करें ये उस एक्सॉन्स को कट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक्सॉन्स को कट करके इंट्रॉन्स को रिमूव करना है वहाँ से। सो दिस स्प्लाइसियोसोम्स दे यूज़ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड कट्स द प्राइमरी एक्सॉन टू प्रोड्यूस द मैच्योर RNA। अब ये क्या करेंगे कि इसको कट करेंगे और इंट्रॉन्स को रिमूव करेंगे और मैच्योर RNA का फॉर्मेशन करेंगे थ्रू स्प्लाइसिंग। The information or the base sequences on the messenger RNA and the sequence of the amino acid in the polypeptide, it is मेड कोलिनियर। अब पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड में या मैसेंजर RNA में सीक्वेंस अमीनो एसिड की कैसी हो जाएंगी, सारी की सारी कोडिंग हो जाएंगी और ये पूरी की पूरी कोलिनियर या कंटिन्यूस फैशन में आ जाएंगी। तो ये था स्प्लाइसियोसोम्स। अब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं इसके अंदर दे आर कंटेनिंग बोथ, ये हमने देखा कि एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स दोनों ही जो है इसमें प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें इंट्रॉन्स जो थे वो नॉन फंक्शनल थे और प्रोसेसिंग के दौरान इसमें क्या किया, हमने इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया और एक्सॉन्स को पूरा एक डिफाइंड ऑर्डर में जॉइन कर दिया। इस प्रोसेस को हमने स्प्लाइसिंग कहा। तो यही जो HNRNA है, ये जो हेट्रोजेनस RNA है, इसको एक एडिशनल प्रोसेस से होकर भी गुजरना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग। तो हम पहले देखते हैं व्हाट इज़ कैपिंग। तो there are two additional processes that in which the HNRNA it has to go after splicing। स्प्लाइसिंग के बाद जो दो एडिशनल प्रोसेसेस हैं जिसके बाद जाके ये मैसेंजर RNA जो है ये मैच्योर RNA या जो हेट्रोजेनस RNA है ये मैच्योर RNA का फॉर्मेशन करता है। इसको हम कहते हैं कैपिंग और टेलिंग। ये प्रोसेस स्प्लाइसिंग के बाद है। ठीक है, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द मैसेंजर RNA, इसको हमने बोला कि इसको हम HNRNA या हेट्रोजेनस RNA कह रहे हैं। अब हमने बोला यहाँ दो प्रोसेस होंगी, कैपिंग की और टेलिंग की। कैपिंग जो होगी यहाँ पर आप देख लीजिए इस इमेज में, कैपिंग होगी इस एंड पे 5' एंड पे। देखिए कैप जो है ऊपर पहनी जाती है, इस तरह से आप याद रखेंगे। तो 5' एंड पे जो है आपकी कैपिंग होगी। तो कैपिंग होती है किससे, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से जो है इसकी कैपिंग होती है और एडिनाइलिक एसिड 200 से 300 एडिनाइलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 3' एंड पे लगेंगे। तो इसीलिए इसको हम पॉली एडिनाइलेशन ऑफ द 3' एंड या पॉली ए टेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कैपिंग और टेलिंग कहलाती है। तो इस तरीके से जब ये प्रोसेस हो जाती है तब जो है दिस RNA नाउ इट इज़ नोन एज द मैसेंजर RNA। ये कौन सी है, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड पॉलीएडिनाइलिक एसिड टेल। ये किस किस एंड पे होती है, कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है ये कि कैपिंग इट इज़ डन एट द 5' एंड और टेलिंग जो है वो 3' एंड पे होती है। कैपिंग जो होती है वो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, देखिए MG और 3 P लिखे हुए, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पर एडिनाइलिक एसिड के 200 से 300 मॉलिक्यूल्स जो हैं ये जुड़ते हैं, तब जाके जो है ये मैच्योर RNA का फॉर्मेशन हो जाता है। और स्प्लाइसिंग से हमने देखा कि जो है इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया, ये पूरा का पूरा कंटिन्यूस फैशन में आपका मैसेंजर RNA हो गया। Thank you so much students. Hope you might have understood the process of transcription. In the next part we will be studying about translation. Thank you so much.